नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम विचार करेंगे सामाजिक संगठनों के बारे में। हालांकि उस पर विस्तृत अध्ययन या विस्तृत चर्चा या उसके एक एक बिंदु पर हम विचार नहीं करेंगे। यह विशेषज्ञों का काम है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसको जानना और समझना जरूरी है। बगैर उसे जाने और समझे इसके अच्छे परिणाम और बुरे परिणामों के बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है और साथ ही जो वर्तमान में देश के विभिन्न भागों में कुछ घटनाएं घट रही हैं, इसके वर्तमान में और भविष्य में हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सामाजिक संगठन अगर कहा जाए तो इसके कई रूप हैं। यह भी कह सकते हैं कि बहुत सारे संगठन सामाजिक संगठन न होकर जातीय संगठन हैं और कुछ ऐसे संगठन भी हैं जो धार्मिक संगठन है, लेकिन उनका संचालन धार्मिक लोगों के द्वारा नहीं हो रहा है। इस बात को समझें कि जो धार्मिक संगठन है, सीधे सीधे कोई भी धर्म हो या उनके जो संगठन है उसका अगर संचालन उस धर्म के जो सचेतक हैं या उस धर्म के जो प्रचारक हैं वे कर रहे हैं, उसे सीधे तौर पर धार्मिक संगठन कहा जा सकता है। कि कोई खास धर्म विशेष को वे आगे ले जाने के लिए या प्रसारित करने के लिए, यानी प्रचार प्रसार के लिए या लोगों के बीच में अच्छे विचारों को रखने के लिए जिस संगठन का निर्माण हुआ है या उद्देश्य है, ऐसे संगठनों को धार्मिक संगठन कहा जा सकता है। विस्तृत व्याख्या या जो संवैधानिक व्याख्या है वह मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसे संगठन भी हैं जो धर्म विशेष के नाम पर बनाए जाते हैं और जिसके संचालक का उद्देश्य उस धर्म का प्रचार प्रसार ना होकर वे किसी और विषय से अभिप्रेरित होते हैं। मतलब उनको लगता है कि इस धर्म के हम रक्षक हैं। मतलब जैसे देश की रक्षा के लिए सैनिक होते हैं, कई लोगों को लगता है कि धर्म के रक्षा के लिए भी वे सैनिक बने हुए हैं। हालांकि उनका उद्देश्य जो है वे उन्हें खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। वास्तविक उद्देश्य
तो कुछ और होता है, और उसी वास्तविक उद्देश्य को समझना हमारा काम है। उसी को हम समझ लें तो बहुत हद तक हमारा मन शुद्ध रहेगा और हम सही विचारों को समझ पाएंगे या व्यक्त कर पाएंगे, यानी कि दूसरे को बता भी सकेंगे। एक बात और आवश्यक है जानना, जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, परिष्कृत नहीं होगा या सही नहीं होगा, तब तक हम अच्छे विचारों को ग्रहण भी नहीं कर पाएंगे, यानी कि किसी से ले भी नहीं सकेंगे और किसी को दे भी नहीं सकेंगे। अगर मैं बोल रहा हूं, जब तक मैं निष्पक्ष नहीं रहूंगा या अपने जो मन स्थिति है या मन है उसको अगर साफ रखने का प्रयास नहीं करूंगा, तो निष्पक्ष बोल पाना मेरे लिए भी संभव नहीं है और यह किसी के लिए भी संभव नहीं है। जिनको जीवन में कुछ बनना है या बनाना है या कुछ पाना है वास्तविक रूप से, और साथ में जीवन का आनंद भी लेना है, उसे अपने मन को शुद्ध रखना पड़ेगा। नहीं तो हो सकता है जो चाहे उसकी प्राप्ति हो जाए उसे, यह भी संभव है। ऐसा भी नहीं है कि जो असामाजिक तत्व हैं वे सफल नहीं होते हैं, वे भी सफल होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वे जीवन का आनंद जो वास्तविक रूप से होना चाहिए उससे वंचित रह पाते हैं, रह जाते हैं। यह भी सच। तो यह जरूरी नहीं है कि अगर हम शुद्ध रहेंगे तभी सफलता मिले। सफलता अगर गलत विचारों को भी भरेंगे अपने मन में तो भी सफल हुआ जा सकता है, यह भी तय है। लेकिन भविष्य में कहीं न कहीं परेशानी होगी। जब हम सामाजिक संगठनों के बारे में बात करते हैं तो एक प्रकार का यह इसी संगठन है, और दूसरे संगठन जातीय संगठन है सीधे तौर पर। और इसमें यह भी नहीं कहा जा सकता है कि किसी खास जाति या वर्ग के ही संगठन है। अमूमन सबका संगठन है और समय समय पर उस संगठन का सदुपयोग और दुरुपयोग भी होता आ रहा है। यह भी सच है और इसे भी समझना जरूरी है। कुछ लोगों ने इस आधार पर जातीय संगठनों की परिकल्पना की या निर्माण किए कि इस समय या जिस समय निर्माण किए उस समय शक्ति का एक रूप समूह भी होता है, लोगों का समूह भी होता है। लोकतंत्र में तो यह बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसीलिए आजादी के करीब करीब 60 जिस समय आजादी की प्राप्ति हुई उससे कुछ साल पहले और उसके बाद तेजी से जातीय संगठनों का निर्माण होने लगा और पिछले कुछ दशकों में
इसमें काफी वृद्धि हुई, इसका उपयोग कहा जाए या कुछ अर्थों में दुरुपयोग कहा जाए। लोग या कुछ लोग स्वार्थ सिद्धि के रूप में करने लगे। सामाजिक संगठन का निर्माण समाज को सबल बनाने के लिए या सामाजिक कुरीतियों को दूर भगाने के लिए किया गया था, दूर करने के लिए किया गया था। यह सही था और मैं इसे गलत नहीं समझता। यह सही है। जहां तक संभव हो मानव की सेवा की जाए। अब जहां तक पहुंच है वहां तक सेवा करें। यह सेवा करने वाले पर निर्भर करता है या सहायता करने वाले पर निर्भर करता है कि वह कहां तक अपनी पहुंच बना सकता है या कितना सामर्थ्य है उनका, या किस तरह के विचार रखते हैं। अगर उनका विचार किसी को हानि पहुंचाना नहीं है तो उसे गलत नहीं कहा जा सकता है। कुछ न कुछ लाभ लेने के लिए ही निर्माण अगर किया जाता है तो। लेकिन दुरुपयोग इस अर्थ में हुआ इसका कि इसको सीधे सीधे राजनीति से जोड़ा जाने लगा और इससे राजनीति होने लगी। परिणाम क्या हुआ? जहां तक मैं देख पा रहा हूं, मतलब अवलोकन किया हूं अब तक में, पिछले कई दशकों में, कि जो निर्माण का मकसद था या उद्देश्य था वह किसी को पता नहीं है कि हम किस लिए बनाए थे। वैसे कह देंगे सब कि नहीं, इसमें एक से एक अच्छे से अच्छे जानकार लोग जुड़े हुए होते हैं, हो सकता है। लेकिन इनका उद्देश्य सिर्फ यही रहा कि हम अपने आप को सत्ता के गलियारे में कैसे स्थापित करें, और इसका लाभ हुआ कई समाजों को, और उसमें मुख्य रूप से यह हुआ कि कुछ परिवारों को उससे लाभ हुआ। ऐसे सामाजिक संगठन जो समाज के विकास के लिए हुआ था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि समाज के विकास के साथ साथ आप दूसरे समाजों के साथ संघर्ष करना शुरू कर दें। और इस तरह की परेशानी होने लगी। और आज का जब यह माहौल देखा जाए अगर, या इसका अवलोकन किया जाए, तो दोनों प्रकार के सामाजिक संगठन, चाहे वह जातीय हो या धार्मिक हो, जैसा कि मैं बता चुका हूं, वे धार्मिक संगठन नहीं जो शुद्ध रूप से धार्मिक संगठन है। उनका जो अपना उद्देश्य है वो पहले से निर्धारित है। उसमें कई तरह की संभावना नहीं रहती है। छोटे स्तर पर हो सकता है जो न समझ पा रहे हों, लेकिन बड़े स्तर पर उनका सीधे तौर पर वह उद्देश्य नहीं होता है जो दूसरे धार्मिक संगठनों का उद्देश्य रहा है, कि सीधे तौर पर हम विवाद पैदा करें, क्योंकि उसका मकसद कुछ और है। वे अपने आप को कुछ और समझ रहे हैं। प्रचार प्रसार या प्रेम भाईचारा के बल पर, बुद्धि विवेक के बल पर अपने आप को स्थापित करने के बजाय वे अपने आप को शक्ति के बल पर स्थापित करना चाहते हैं।
धार्मिक शक्ति के रूप में, और यह तय है इस तरह की जब बातें होगी तो विवाद पैदा होगा, संघर्ष पैदा होगा। शक्ति से धर्म का अभ्युदय या धर्म का निर्माण या धर्म का प्रचार प्रसार कभी नहीं हुआ है। इतिहास पढ़ सकते हैं, जो वह वास्तविक रूप से इतिहास है। अब उसमें छेड़छाड़ करके कुछ और जोड़ दिया जाए तो यह अलग बात है। शक्ति के बल पर धर्म स्थापित कर लेना यह संभव भी नहीं है किसी के लिए भी। अगर ऐसा होता तो जिनका शासन पूरे दुनिया में रहा उसी धर्म का बोलबाला होता। या इतिहास जब पढ़ेंगे तो बहुत कम ऐसे शासक हो रहे हैं जो सीधे सीधे धर्म का प्रचार करते हो। हालांकि इतिहासकार अगर उसे कुछ लिख दिया जाए वह अलग बात है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम होती रही है। राजतंत्र या लोकतंत्र में भी यह अलग बात है, जो धर्म के नाम पर ही देश बने हैं, जो धार्मिक देश हैं, वहां के संविधान उस धर्म को वरीयता तो देता है जिस धर्म के आधार पर उस देश का निर्माण हुआ है। इसका मतलब यह भी नहीं होता वहां कि जो अन्य धर्मों के लोग हैं उस पर शक्ति के बल पर शासन किया जाए या संघर्ष किया जाए। थ्योरी और प्रैक्टिकल भी यही है। हां, कहीं अपवाद हो सकते हैं, इससे नकारा नहीं जा सकता है या इससे असहमत भी हुआ नहीं जा सकता है कि स्वाभाविक रूप से जहां ध्रुवीकरण हो जाएगा या कोई किसी वाद में फंसे हो तब परेशानी होती है। जैसा कि एक वीडियो में मैं इस पर भी विचार किया हूं कि लोग समझौतावादी बनाए जा रहे हैं। उसमें उसका एक मकसद यह भी होता है, यह भी हो रहा है, सिर्फ भारत में नहीं दुनिया के अन्य देशों में भी इस तरह से होता है। और इन सब चीजों को समझना जरूरी है। सिर्फ कुछ सीख लेने से, कुछ पढ़ लेने से साक्षर या शिक्षित नहीं बना जा सकता है। हां, कहा जा सकता है, जैसा कि अभी लोग अपने आप को शिक्षित घोषित कर चुके हैं, ज्यादातर लोग जो स्कूल कॉलेज गए हैं, लेकिन वास्तविक रूप से वे समाज में हो रही घटनाओं या देश में जो घटना हो रही है उनको समझ पाना उनके बस की बात है या नहीं, यह विषय या इसमें थोड़ा संदेह भी रहता है। आप देख रहे हैं जो माहौल चल रहा है, एक तरफ यह भी है जो धार्मिक संगठन है, दूसरी तरफ वे हैं जो राजनीतिक संगठन के रूप में जातीय संगठन है, जिसे हम सामाजिक संगठन ही कहते हैं। तो मुख्य रूप से यह
दो प्रकार के सामाजिक संगठन हुए, जो जातीय के आधार पर बना और दूसरा जो धर्म के आधार पर बना। दोनों का अलग अलग उद्देश्य है और कहीं न कहीं यह दोनों संचालित होता है एक तीसरी शक्ति के द्वारा, और मंशा यही होता है, स्वार्थ यही रहता है कि सत्ता के गलियारे में उसके सहारे अपनी उपस्थिति दर्ज की जाए। और इसमें संभावना भी है और अपार सफलता भी मिली भी है और मिल भी रही है। इसीलिए लोग इसे आजमा रहे हैं या अपना रहे हैं। आजमाया तो जा चुका है, इसे हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि इसे आजमा रहे हैं। इसे आजमाने का काम आजादी के समय ही चल रहा था और उस समय से ही यह आजमाया हुआ है। जैसा कि धर्म के नाम पर देश का बंटवारा ही भी हुआ और उस समय जातीय आधार पर बहुत सारी बातें थी, उस पर चर्चा करना शायद सही नहीं है। उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी और जो जातीय संगठन उस समय भी थी उसका मकसद कुछ अलग था। यह भी नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल आज जैसा माहौल नहीं था, वहां भी संघर्ष ही था और आज भी संघर्ष ही है। लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं उस समय की परिस्थितियां से इस समय इसीलिए अलग थी कि उस समय इतने संगठन नहीं थे, इतने समूह नहीं थे। आज बहुत छोटे छोटे स्तर पर भी संगठन का निर्माण होने लगा है। उससे और सारी परेशानी हुई। और जब राजनीतिक संगठन का या राजनीति के गलियारे में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए जो जातीय संगठनों का निर्माण हुआ है या हो रहा है, अगर उनके क्रियाकलापों का अवलोकन किया जाए या उसे देखा जाए कि 20 साल 25 साल में समाज के उत्थान में उसका क्या योगदान रहा। 2-4 सांसद या 10-12 विधायक अगर जीत गए, वे उस संगठन का क्या योगदान है, उसमें जहां तक मैं मानता हूं, चाहे किसी भी जाति का हो, उस सामाजिक संगठन का या जातीय संगठन का मैं मानता हूं कि योगदान सिर्फ और सिर्फ 1% रहा है या होता है। राजनीति में भी और सामाजिक विकास में उनका योगदान लगभग नगण्य होता है। फिर विकास होता है किसका? उस तरह के संगठन को कहीं न कहीं कोई और संचालित करता है, कोई और शक्ति संचालित करता है, चाहे वह राजनीति भी हो या कुछ और भी हो। स्वार्थ की सिद्धि कोई और कर लेता है, उससे लाभ कोई और ले लेता है। यह भी देखा जा रहा है। जो धार्मिक संगठन वैसे जो सामाजिक संगठन के नाम पे है या उसे कह सकते हैं धर्म के रक्षक है, यह थोड़ा अजीब सी बात भी है कि ये लोग अपने आप को धर्म के रक्षक मान रहे हैं। धर्म कभी इतना कमजोर नहीं रहा, सच यह है। और कोई भी धर्म ऐसा नहीं है कि जिसकी रक्षा मनुष्यों के द्वारा की जाए। किसी भी धर्म का निर्माण, परिकल्पना
इस उद्देश्य से नहीं रहा है कभी कि वह धर्म इतना असहाय हो जाएगा कि चंद लोग मिलकर, समूह बनाकर, संगठन बनाकर उसकी रक्षा करेंगे। इस बात को समझना जरूरी है, खास करके जो शिक्षित हैं, जो विचारवान हैं, जो मानसिक रूप से परिपक्व हैं। बनाया इसीलिए जा रहा है लोगों को समझौतावादी कि वे बहुत सारी चीजों को समझ नहीं सके। और मेरा यह व्यक्तिगत अवलोकन भी है कि लग तो ऐसा ही रहा है कि इन चीजों से लोगों का सरोकार नहीं है, चाहे वह किसी भी स्तर पर। किन चीजों से? कि जिन विचारों पर या जिन विषयों पर या जो जिस घटनाओं पर मैं चर्चा कर रहा हूं, मैं विचार कर रहा हूं, कई बार मैं जब देख रहा हूं या सुनता हूं सोशल मीडिया के पर भी, कुछ ऐसे भी वक्ता हैं या कह सकते हैं कि वे अपने आप को पत्रकार कहते हैं, निष्पक्ष पत्रकार भी कहते हैं और सामाजिक विषयों को रखते भी हैं, लेकिन अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उनका विचार कुछ और होता है, अलग अलग होता है। जब समूह में वे चर्चा करते हैं, वे कहीं न कहीं किसी और विचारधारा को जो है बढ़ावा देते हैं या उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, और जब खुद के चैनल पर आते हैं वे अपने आप को निष्पक्ष घोषित करते हैं। कुछ एक पत्रकार ऐसे भी हैं, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, बहुत लोग उनको फॉलो भी करते हैं, लेकिन वे भी जो वास्तविक बातें हैं उनको बताने से परहेज कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। और यहां एक और प्रश्न भी होता है कि मैं कैसे कह सकता हूं कि वे वास्तविक बातों को नहीं बता रहे हैं या जो हो रहा है वह सही नहीं है, या जो जातीय या धार्मिक संगठन है वह सही नहीं है। सीधे तौर पर मेरा मानना है जिसका परिणाम अच्छा है या जो सफल है उसी को सही कहा जा सकता है। परिणाम अच्छा किसके लिए, यह भी देखना है। यहां स्वाभाविक तौर पर किसी और के लिए परिणाम अच्छा है और उससे जो जुड़े हैं, जो उसका उद्देश्य है, जो दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, उसके लिए परिणाम अच्छा नहीं हो तो उसे सफल नहीं कहा जा सकता है। जैसे कि कोई विद्यार्थी स्कूल के परीक्षा में या बोर्ड की परीक्षा में बहुत कम मार्क्स लाया, स्वाभाविक तौर पर उसके लिए परिणाम अच्छा नहीं है, लेकिन खुद कुछ हद तक यह कह सकते हैं कि वह उस स्कूल का व्यावसायिक रूप से कुछ वर्ष का और ग्राहक रह गया। उसके लिए परिणाम अच्छा और बुरा दोनों है स्कूल वालों के लिए। यह बहुत गंभीर बातें भी नहीं है, लेकिन यह समझने के लिए आसान है।
जो जातीय संगठन था या जो धार्मिक संगठन था, उसका जो उद्देश्य था, अगर उस उद्देश्य में वे लोग सफल नहीं हो रहे हैं, निर्माण के वक्त में जो उसका उद्देश्य था और जो परिणाम कुछ सालों के बाद वे दे रहे हैं, अगर दोनों में अंतर है तो मैं मानता हूं कि उसे सही नहीं कहा जा सकता। और कुछ बातों को इस तरह से समझाया जाना और लोगों का समझ लेना, यही परेशानी है। कोई व्यक्ति यह कहे कि उसका उद्देश्य धर्म की रक्षा करना है, वैसे तो उसे पागल करार दिया जाना चाहिए था। लेकिन इस तरह के प्रायोजित कार्यक्रम होते हैं या इस तरह से प्रचार प्रसार होता है, लोग उसको माथे पर बिठा लेते हैं। इस तरह से बताया और समझाया भी जाता है। इस तरह से कई लोग जो जानकार नहीं है इतिहास के, इस तरह से इतिहास भी बताए जाते हैं। ऐसी बात नहीं कि इतिहास जो लिखी जाती है उसमें 100% सच्चाई होती है। कहीं न कहीं किसी एक पक्ष को लेकर पूर्वाग्रह तो रहता है, उसमें भी बिल्कुल निष्पक्ष रहना यह आसान नहीं है, क्योंकि लोग जो पसंद कर रहे हैं या शक्तिशाली लोग जो पसंद करते हैं, बहुत हद तक शिक्षा और शिक्षण पद्धतियां उसके अनुसार भी होती है। यह भी सच है और इस चीज को समझना चाहिए, आम जनता को समझना चाहिए, खास करके जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो शिक्षित वर्ग है। लेकिन आज के समय में इस तरह की बातें करना या इस विषयों पर बातें करना मुझे नहीं लगता है कि यह लाभदायक है। यह कठिन है और यह स्वार्थ की पूर्ति में बाधक भी है। आप देखेंगे सोशल मीडिया पर भी, जिसका काम कुछ और है, वहां भी वह कुछ और काम के लिए ही है सोशल मीडिया पर, चाहे वह मोटिवेशनल स्पीकर हो, पब्लिक स्पीकर हो या किसी और विषय के स्पीकर हो। लेकिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए या कहें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच के लिए वे भी समय समय पर जो ज्वलंत विषय होता है, जो इसी मुद्दा होता है, उसको बताने नहीं कर, उसको जो है स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखने के लिए नहीं करते हैं। वे अपने आप को इस तरह से उस विषय को बताते हैं कि लोगों को यह लगे कि यह विषय वाकई में ज्वलंत है और सोचा कुछ नहीं जा सके उस पर। इसको स्पष्ट रूप से बताना भी जरा मुश्किल काम है कि वे कर क्या रहे हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर लें, आप सर्च करके देख लीजिए, कई मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो बागेश्वर धाम है उस पर वीडियो बना रहे हैं।
और यह मुझे समझ में नहीं बात आई कि उनको क्या आवश्यकता पड़ी। ठीक है, अगर बना भी रहे हैं तो उस विषय में आप कितना जानते हैं, उसको सही या गलत कितना कर पाते हैं, या उनके बारे में स्पष्ट रूप से आप लोगों को क्या बता पाएंगे। ये ऐसे विषय हैं कि जिसको ना तो सही कहा जा सकता है ना गलत कहा जा सकता है। सही और गलत इसलिए नहीं कहा जा सकता है, या जो धार्मिक बातें हैं उसको सही और गलत दोनों में से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। आप मानते हैं सही है, नहीं मानते हैं और सही है। जब कोई प्राकृतिक आपदा आता है, आप देख लें, सबसे बढ़िया उदाहरण सभी लोग एक एक लोग बच्चा बच्चा जान चुका है। जब कोरोना काल था तो जो आज चमत्कार दिखाते हैं, चमत्कार सही है या गलत है, मैं इस पर अभी भी नहीं मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं जानता पहचानता नहीं हूं उसे, या मेरा उस पर कोई अन्वेषण किया हुआ नहीं है, कोई अध्ययन किया हुआ नहीं है। मैं सिर्फ परिणाम पर बात कर रहा हूं, और लोगों से मैं अपेक्षा भी यही करता हूं कि आप परिणाम देखें, बृहद रूप में बड़े पैमाने पर उसका किसी का भी परिणाम देखें। अगर अच्छा है तो सही है, अगर अच्छा नहीं है तो फिर आप अपने तरीके से सोचिए उसे। ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूं कि ये सही है ये गलत है। कोरोना काल में कोई चमत्कारी पुरुष सामने नहीं आए कि जो चमत्कार दिखा के दो चार लोगों को बचा सके, या दो चार लोगों को भोजन पानी करा सके, चमत्कार के रूप में नहीं। बाकी ऐसे हजारों लाखों सज्जन आए जो अपना घर बार बेचकर भी लोगों को भोजन कराए, वह अलग बात है। वह चमत्कार नहीं था, वह उनका अपना निजी विचार था। लेकिन आज जो चमत्कार कर रहे हैं, आज जो कर रहे हैं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, किसी प्रकार की राह, इस पे मेरा अपना कोई मंतव्य नहीं है, कोई विचार नहीं है। ये तब भी थे। तो इन विषयों पर उन लोगों को बचना चाहिए बोलना जिनका उद्देश्य कुछ और है। लेकिन हां, यह जान लें कि उनका उद्देश्य भी सिर्फ धन कमाना है, और किसी भी तरीके से धन कमाना है। लोगों को बरगलाना है, तब तो अपनी जगह पर सही है। तो स्पष्ट रूप से यह भी कहा जा सकता है, जिसे हम असामाजिक तत्व कहते हैं, मैं यह स्पष्ट रूप से कह दूं कि हम सब उसे असामाजिक तत्व कहते हैं। वे अपने आप को भी मानता है, वह सही नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम एक दूसरे के नजर में दोनों पारदर्शी हैं। हम भी उसे जो समझ रहे हैं, वे भी अपने आप को वही प्रकट कर रहे हैं। तो उसे आप यह भी नहीं कह सकते हैं इस तरह से कि वे गलत हैं, क्योंकि वे गलत हैं और अपने आप को साबित भी कर रहे हैं गलत है, तो आपको धोखा नहीं दे रहे हैं। अगर कोई पॉकेट मार किसी का पॉकेट मार रहा है, वह धोखा नहीं है। अगर कोई सज्जन जिसे हम विश्वसनीय मानते थे, वे अगर पॉकेट मार ले, धोखा तो तब है। तो यहां भी उसी तरह की बातें हो रही है, और यह बहुत सूक्ष्म विषय है, छोटी छोटी बातें हैं। लेकिन यह विचार जो है मनुष्य के मन में बीज की तरह रहता है, और फिर कभी पौधा होगा, कभी बड़ा पेड़ होगा। जो हो रहा है भविष्य में यही खतरनाक होगा कि भविष्य में ज्यादा से ज्यादा लोग यह समझने में सक्षम ही नहीं रहेगा कि सही क्या है, गलत क्या है। सही और गलत का निर्णय
अगर मैं नहीं ले रहा हूं, मेरे बदले अगर कोई और ले रहा है, तो समझ जाइए कि आगे खतरा है। आज पूरे 1 घंटा सुनने के बाद या 40 मिनट सुनने के बाद या अब तक सुनने के बाद, जितना देर आपकी मर्जी, जितनी देर आपकी मर्जी है उतनी देर सुनने के बाद भी सिर्फ यह एक वाक्य अगर याद कर लें तो मैं मानता हूं कि यह लाखों करोड़ों का हो सकता है। इस वाक्य का आर्थिक मूल्य भी है, यह मुफ्त में भी नहीं है। मेरे बारे में अगर निर्णय कोई और ले रहा है तो खतरा है, और खतरा तब और अधिक है जब मैं सक्षम हूं निर्णय लेने में और तब कोई और निर्णय ले रहा है। और उससे बड़ा खतरा, मैं सक्षम हूं और मुझे बिना बताए मेरे बारे में कोई निर्णय और ले रहा है और उस निर्णय को हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, मेरे ऊपर थोपा जा रहा है और मुझे लगता है कि यह निर्णय मेरा है। अभी के दौर में यही हो रहा है, निर्णय कोई और ले रहा है सारे सक्षम लोगों के बारे में। जो सक्षम नहीं है, जिसे कुछ पता नहीं है, उसके बारे में मैं विचार नहीं कर रहा हूं। वे लोग मेरे वीडियो को सुन भी नहीं पाएंगे या समझ भी नहीं पाएंगे, मैं मानता हूं। लेकिन कम से कम जो सक्षम है उनको सुनना चाहिए, उनको समझना चाहिए और वे ये जाने, ये समझें कि अपने बारे में अगर वे सक्षम हैं तो स्वयं निर्णय लें, दूसरे को निर्णय नहीं लेने दें। कोई मेरे लिए डिसीजन कोई और ले, यह सही नहीं, यह खतरा है। कोई और डिसीजन लेकर मुझे बरगलाकर उस डिसीजन के अनुरूप काम करवाए, यह तो बहुत बड़ा खतरा है। हां, अगर हम किसी से सलाह लेते हैं, यही 2 वाक्य को ध्यान में रखना है और इसको भी स्पष्ट करना है। इसको स्पष्ट करने के लिए, इसको पूरी तरह से जानने के लिए हो सकता है कि काफी समय लगे, लेकिन यह मैं विचार के रूप में एक बीज फेंकता हूं लोगों के जो मस्तिष्क में, तो कहीं ना कहीं पौधा बनेगा, पेड़ भी बनेगा। यही मेरा उद्देश्य है। सभी बातों को, सारी बातों को इतनी देर में समझा पाना यह संभव भी नहीं है, और यह भी सच है लोग इतनी देर सुनना भी नहीं चाहते। पता नहीं 2-4 मिनट में चले जाते हैं। तो एक तो हो गया डिसीजन, अपने बारे में स्वयं डिसीजन लें। कई बार यह नौबत आती है कि हम डिसीजन लेने के पहले, ठीक है मेरी इच्छा यही होती है कि डिसीजन मैं खुद लूं, आपकी भी इच्छा, सबकी इच्छा यही हो सकती है कि स्वयं निर्णय लें, यानी स्वयं डिसीजन लें किसी भी मुद्दे पर। और वहां समस्या आ जाती है कि हो सकता है उस मुद्दे का एक्सपर्ट नहीं हो या जानकारी का अभाव, तब किसी और से सलाह लेने की आवश्यकता होती है। और सलाह लेना जरूरी भी होता है और उचित भी है, मैं मानता हूं। यहां एक और बात है कि अपने यहां मुफ्त में सलाह देने वाले बहुत हैं। पहली बात, मुफ्त में सलाह नहीं लें या उस स्थिति में नहीं लें जब तक सामने वाले उस विषय के एक्सपर्ट ना हो। उनकी सलाह लें, जो एक्सपर्ट हैं
उस विषय के जिस विषय में आप उनसे सलाह लेना चाहते हैं। अगर वह मुफ्त में भी दे रहे हैं तो लें, लेकिन अमल करने के पहले, यानी उस पर एक्शन लेने के पहले आप सोच विचार भी करें और हो सके तो फिर ऐसे लोगों से सलाह लें जिनका वह प्रोफेशन है और जिनके द्वारा अगर गलत सलाह दिया जाता है तो उनका नुकसान हो सकता है। यानी कि अगर एक दूसरे का लाभ हो रहा है कोई सलाह से, कोई डिसीजन से, तब तो वह सही है। सामने वाला का कहीं ना कहीं लाभ है, अगर लाभ है तो स्वाभाविक रूप से गलत सलाह के बदले उसे हानि भी होगी। ऐसे लोगों की सलाह लेनी चाहिए और तब अपना डिसीजन लेना चाहिए या कोई भी निर्णय लेना चाहिए एक्शन लेने से पहले, यानी कोई काम करने से पहले। अभी हो क्या रहा है, निर्णय भी कोई और ले रहे हैं, मुफ्त में सलाह भी दे रहे हैं और सब कुछ इस तरह से किया जाता है कि लोगों को यह पता भी नहीं लगता है कि मेरे बदले में कोई और डिसीजन ले रहे हैं या मुझे सलाह दिया जा रहा है, बल्कि सलाह नहीं, वह गुमराह होता है, वह गुमराह किया जा रहा है, कर रहे हैं। और जब तक इन सब बातों को नहीं समझेंगे तब तक परिपक्वता नहीं मानी जा सकती है, चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव में हो, किसी भी दहलीज पर हो। बेशक ये हो सकता है कि उम्र ज्यादा हो, लेकिन जब तक इन सब बातों को नहीं समझ पा रहे हैं तो परेशानी है। और इसी वजह से आप देखेंगे कई ऐसे लोग जो स्वयं सक्षम है सभी मामले में, और वे ऐसे विषय को लेकर आंदोलन खड़ा कर देते हैं कि जो वाकई में अक्षम लोगों के लिए था या उनसे जो सभी मामले में बहुत नीचे था उसके लिए था। सहायता तब लेनी चाहिए जब स्वयं उसे नहीं किया जा सकता है और विवशता आ जाए, हम विवश हो जाते हैं कि अब हमारे सामने कोई और रास्ता नहीं है, हम किसी से सहायता ले लें। तब तो ठीक है, यह उचित भी है। लेकिन कई मामले में आप देख लेंगे, चाहे वह सरकार के द्वारा सहायता दी जाने वाली हो या किसी और के द्वारा, एक वाकई में ऐसे लोग हैं जिसको आवश्यकता है उसकी, चलिए वो ले तो अच्छा है, उसके पास कोई दूसरा रास्ता अब नहीं है। उसे देखकर दूसरे सक्षम लोग अपने आप को उस कतार में खड़ा कर लेते हैं कि सहायता उसे भी चाहिए, जबकि उसके पास सब कुछ है। और किसी हद तक, या कहा जाए कि कहीं न कहीं जो कमियां होती है शासन में, प्रशासन में या व्यवस्था में, कहीं न कहीं चूक होती है, उसका लाभ ले लेते हैं वे। यह तात्कालिक रूप से लगता है कि सही है, जिसे राजनीति करने के लिए कुछ लोग जिनको नहीं चाहिए था
उनको आरक्षण की श्रेणी में ले आए। वे सक्षम थे, परिभाषा किसी तरह और बना के ले आए। यह तात्कालिक रूप से बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन भविष्य में यह सुखदायक नहीं रहेगा। इस बात को अभी जान लें, भविष्य में मानना पड़ेगा, क्योंकि यह भी विषय एक ऐसा है जो प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग विचार होता है। मेरा मानना है, जब तक आप स्वयं उस क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं बगैर किसी सहायता के, तब तक सहायता नहीं लें, तो दोनों के लिए अच्छा है। लेकिन कर सकते हैं फिर भी सहायता ले रहे हैं, चाहे वह किसी प्रकार का है, चाहे उसका नाम रिजर्वेशन दे दें, आरक्षण दे दें या कुछ और दे दें, भविष्य में यह लाभदायक नहीं होगा। जिस प्रकार से आप देखते हैं, हो सकता है किसी को लगे कि इसके दम पर तो बहुत लोग नीचे से ऊपर चले गए हैं। हो सकता है यह सही हो, वह व्यक्तिगत लाभ हो सकता है उसका, लेकिन जब चर्चा चली थी, इस पर विचार होना था कि सामाजिक संगठन, समाज को कितना लाभ होगा इससे। मैं शुरू में भी कहा था कि इससे लाभ है, सारी चीजों से, सही और गलत से, सबसे लाभ है, किसी भी तरीके से वहां पहुंचा जा सकता है। लेकिन इन सब बातों को आप जब देखेंगे सीधे तौर पर, तो समाज का लाभ नहीं हुआ, समाज को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। कुछ लोग इसका व्यक्तिगत रूप से लाभ लिए, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो या कोई सेवा का क्षेत्र हो। कुल मिला के जो आज का जो निष्कर्ष है, यह कहा जा सकता है कि इन सब बातों को समझने के लिए अपने मन को साफ रखें, तैयार रखें। कम से कम सही और गलत का निर्णय हम स्वयं कर सकें, नहीं तो भविष्य में जो परेशानी, जो घटनाएं कहीं कहीं हो रही है, दिख रही है, वह व्यापक रूप से ना हो जाए। मैं इसकी अपेक्षा नहीं करूंगा या इसकी भविष्यवाणी भी नहीं कर सकता कि यह घटनाएं दोबारा हो या ज्यादा हो, लेकिन उससे बचने के लिए अपने आप को समझने लायक बनाना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि लोग कम हैं, इस ओर कम ध्यान देते हैं। यह भी एक जीवन से जुड़ा मुद्दा है और इस पर सबका ध्यान हो तो अच्छा है। सही समझ सकें, अपना निर्णय स्वयं लें और जब सलाह की आवश्यकता हो तो योग्य सलाहकार ढूंढें, जिसमें दोनों का व्यक्तिगत रूप से लाभ हो। आज के लिए बस इतना ही। यहां तक सुनने के लिए, यहां तक साथ देने के लिए आप सबका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।